हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। इग्नू एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं पिछले वीडियो में विशेषण तक पढ़ा चुका हूँ। आज का मेरा जो शब्द है, जो टॉपिक है, वो टॉपिक मेरा आज का है शब्द। शब्द, ठीक है, और इंग्लिश में उसको वर्ड कहते हैं। तो मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है। वो मकसद क्या है कि अभी फ़िलहाल में जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हिंदी में तैयारी कैसे करें। तो हिंदी के तैयारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और उनका सिलेबस है जो किसलय 50 नंबर उससे आएगा और 50 नंबर हिंदी व्याकरण से आएगा। तो उसको आप स्टडी कर लें, उसका भी वीडियो अपलोड है, उसको आप देखें। देखने के बाद में कमेंट करें, ठीक है। उसके बाद ये जो हिंदी व्याकरण है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 टॉपिक जो है हमने पढ़ा चुका है। आज हम 2 ही टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक है शब्द। पहला है शब्द, ठीक है, और दूसरा है क्रिया विधि, ठीक है। दूसरा टॉपिक है क्रिया विधि। और बताता चलूं कि क्रिया विधि जो है, इसको क्रिया को ग्रामर अगर पढ़े हैं तो क्रिया को ग्रामर में वर्ब कहते हैं, ठीक है, वर्ब कहते हैं। और क्रिया विधि और शब्द 2 ही टॉपिक पे बात करेंगे। और हम जो बोल रहे हैं उसको आप अपने कॉपी पे लिखें। कॉपी पे लिख लेंगे तो ध्यान में भी बैठ जाएगा, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा और आपकी कॉपी पे मौजूद भी रहेगा, याद भी रहेंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। इसलिए अगर आपके पास गेस्ट पेपर है या व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, तो आप उसको अपने सामने अपने मटेरियल के रूप में उसको रख लें और मेरे वीडियो को देखें। दोनों का मैं डिफिनीशन बोल रहा हूँ, उसको आप लिख लें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो शब्द लिख लेंगे। शब्द लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे शब्द। शब्द लिख के तीर का चिन्ह दे देंगे। और उसको पहले अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इनके प्रकार वो आप अपने कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। ये प्रकार हो गया। और शब्द लिख के उत्तर में, मतलब शब्द ऐसे लिख लेंगे, शब्द लिख के ऐसे एरो का चिन्ह दे देंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें लिखेंगे शब्द किसे कहते हैं। वर्ण के, देखिए शब्द का जो मतलब डिफिनीशन है, परिभाषा है, उसको हम बता रहे हैं। मटेरियल में भी देख लीजिएगा, इसमें लिखा है वर्णों के मेल से बने शब्द को, वर्णों के मेल से मतलब वर्ण क्या क्या हुआ, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। जैसे स्वर वर्ण में क्या हो गया, अ आ हर्षई दीर्घई। अब व्यंजन वर्ण में क्या हो गया, क ख ग घ, ठीक है। तो स्वर, तो इसमें लिखा है वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह। इसमें लिखा है सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। के मेल से बने सार्थक ध्वनि के समूह को शब्द कहा जाता है। जैसे श्याम, घर, पटना, पानी, खेत, रोटी इत्यादि। अब इसमें इसका जो लिखा है प्रकार, कितने प्रकार का होता है शब्द। तो शब्द इसमें अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं।
पहला हो गया सार्थक शब्द। सार्थक शब्द पहला हो गया, ठीक। और दूसरा हो गया निरसार्थक शब्द। निसार्थक शब्द निसार्थक शब्द, ठीक हो, दो हो गया। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निसार्थक शब्द। अब इसको जब लिख लेंगे, सार्थक शब्द के ऊपर का डिफिनेशन मैं बोल रहा हूं, उसको लिख ले आप कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द लिख के एरो का चिन्ह दे दें। उसमें सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द उसे कहते हैं जिसका अर्थ निकलता हो। सार्थक शब्द में अर्थ निकलता हो, शब्द का अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द लिख के तीर का चिन्ह दे देंगे। तीर के चिन्ह देने के बाद उसमें लिख लेंगे वह शब्द है, सार्थक शब्द वह शब्द है जिससे कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, आप तो रोटी जो है समझ रहे हैं कि खाने के लिए रोटी बना, इसका शब्द हो गया, इसका अर्थ निकल रहा है। चावल, यह भी खाने वाला चावल का जो भी अर्थ निकल रहा है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द के जैसे डाल देंगे, जैसे सार्थक शब्द में आप लिख दिए यहाँ पे कि सार्थक शब्द हो गया, उसका परिभाषा हम बता दिए, परिभाषा लिख लिए। उसके बाद जैसे में ऐसे डाल देंगे, जैसे, उसके बाद एरो के चिन्ह देंगे, जैसे में डाल देंगे रोटी चावल, ठीक है। अब रह गया निसार्थक शब्द। वह शब्द जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, मतलब जो शब्द हम बोल रहे हैं उसका कोई अर्थ न निकलता हो, तो उसी को निसार्थक शब्द कहते हैं। तो फिर से बोल देता हूं मैं कि वह शब्द जिसका कोई अर्थ न निकलता हो, उसे निसार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी को उल्टा कर दीजिए, जैसे में डाल दीजिएगा रोटी, तो टीरो, टीरो डाल दिए। अब टीरो जब डाल दिए तो टीरो का कोई अर्थ है? नहीं है। चावल, चावल, तो चावल हो गया, तो चावल का जो हो गया ल व चा, ठीक। इसका कोई अर्थ है? नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसी को निसार्थक शब्द कहते हैं। हम समझने के लिए मतलब लंबा बोल रहा हूं, और जो बोल दिए हैं, जिसका परिभाषा हम बोले हैं, उसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम जो शब्द बता दिए, वो तो शब्द हो गया। अब हमको पढ़ना क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, अब हम बता दिए जैसे कि सार्थक शब्द, निसार्थक शब्द, ये आप समझ गए। अब हमें पढ़ना है उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से भेद, ठीक है। उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से दो भेद होते हैं। जैसे उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होते हैं। शब्द के वर्गीकरण में इसको डाल देंगे तो इसमें आ जाएगा, इसको पहले मिटा देते हैं। उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होते हैं। उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होते हैं। तो चारों भेद को पहले देख लेते हैं कि चारों कौन कौन सा है, ठीक है। क ख ग घ। पहला हो गया त त स म, तत्सम। दूसरा हो गया त त भ व, तत्सम तत्भव। उसके बाद हो गया देशज, देशज। उसके बाद हो गया विदेशज। उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से चार भेद होते हैं।
जो कि यहाँ पे मौजूद है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब रह गया इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, मतलब आप लोग इसको लिख लीजिएगा। तत्सम के ऊपर डिफिनेशन मतलब दे दीजिएगा एरो के चिन्ह, ठीक है। एरो का चिन्ह देने के बाद इसका डिफिनेशन पहले मैं बोल देता हूँ। तत्सम किसे कहते हैं, इसको बोल देते हैं कि तत्सम किसे कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं, ठीक है। फिर से एक मरतबा दोहरा देता हूँ। संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तत्सम कहते हैं। जैसे आम्र, आम्र मतलब समझ रहे हैं, आम को कहते हैं आम्र, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया सर्प। सर्प मतलब होता है सांप, ठीक है। उसको हिंदी में संस्कृत में सर्प कहते हैं। उसके बाद हो गया आपका पुत्र, पुत्र मतलब बेटा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा भवन, भवन मतलब होता है घर। उसके बाद होता है नैन, ठीक है। नैन का मतलब क्या हो गया, आंख, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं तत्भव। तो तद्भव, तत्सम, तद्भव, तद्भव, ठीक है। तद्भव, ऐसा मिस्टेक होता रहता है, कोई बात नहीं है। तद्भव वैसे शब्द जो संस्कृत अथवा प्राकृतिक रूप से बदलकर हिंदी में व्यर्थ होता हो, उसे तद्भव कहते हैं। फिर से एक मरतबा दोहरा दे रहे हैं। वैसे शब्द जो संस्कृत अथवा प्राकृतिक के रूप में बदलकर हिंदी में व्यर्थ होता हो, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि आप कोई शब्द जो है हिंदी में लिख दिए, जैसे कि पुत्रे हो गया, ठीक, बेटा लिख दिए, बेटा हिंदी में हो गया, अब उसको कन्वर्ट करेंगे संस्कृत में तो पुत्र लिख देंगे। अब संस्कृत में लिख दिए नैन, अब उसको हिंदी में क्या लिखेंगे, नेत्र लिख देंगे या फिर आंख लिख देंगे, ठीक। अब देखिए ये हो गया, इसमें अग्नि या अग्नि, ठीक है, या आग, ठीक है। अब इसमें हो गया चतुर्दर्श, अब इसमें हो गया चौदर्श या 14, ठीक है। पुष्प यानी पुष्प या फूल, ठीक है। उसको जो शब्द संस्कृत, इसमें वैसे ही डिफिनेशन दिया है, वैसे शब्द जो संस्कृत अथवा प्राकृतिक रूप से बदलकर हिंदी में भी, मतलब संस्कृत में भी वो बोला जा सके और हिंदी में भी बोला जा सके, दोनों का अर्थ हो, उसे तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि या आग। उसके बाद होता है चतुर्थ या 14 या 14, ठीक है। 14 मतलब मतलब हर्षऊ दे दिया जाएगा। एक होता है च आकार दोले 14, ठीक है। इसमें आकार दीर्घकार एकले का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हिंदी है, शुद्ध हिंदी में बोलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और लोग बोलते हैं कि हिंदी आसान है, 100 मार्क से पूछा है, अगर 30 नंबर नहीं उठेगा 5 मार्क में तो आपको तो फेल होना ही होना है। तो इसलिए ऐसा ना करें, मतलब 30 नंबर नहीं बल्कि 60% से ज़्यादा उठाने का कोशिश रखें, तब जाके आ जाएगा 50% तक। अब हो गया आपको देशज। देशज लिख के तीर के चिन्ह दे देंगे, ऐसे देशज लिख देंगे। देशज यहाँ पे लिखा है, इसको तीर का चिन्ह दे देंगे। देशज किसे कहते हैं, ठीक है, लिख दीजिएगा देशज किसे कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिए उसको। देशज किसे कहते हैं, देशज लिख के तीर का चिन्ह। वैसे शब्द, देशज वैसे शब्द जो देसी बोलियों में प्रयोग होते हों और वे हिंदी में भी अपना लिए गए हों, उसे देशज शब्द कहा जाता है। अब फिर से एक मतलब देता हूं। वैसे शब्द जो हिंदी में बोलियों में प्रयोग होते हों, जैसे हिंदी शब्द हम लोग बोल रहे हैं, उसको बोली में प्रयोग होता हो और वे हिंदी में भी अपना लिए गए हों, जो हम शब्द में बोल रहे हैं और हिंदी के भाषा में भी अपना लिया गया हो, ठीक है, उसे देशज कहते हैं। जैसे पहाड़ी, पहाड़ी तो हिंदी में हो गया, अब हम लोग जैसे अपने भाषा में बोले तो पहाड़, तो दोनों बात एक ही है। अब रह गया पेट, देख लीजिए, इसको हिंदी में बोलेंगे तो पेटे बोलेंगे
ऐसे भोजपुरी में बोलेंगे तो पेटे बोलेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये हो गया देशज, जो अपने देश के भाषा में बोलचाल में कहते हैं, उसको मतलब कोई अर्थ ना हो, मतलब जैसे कि अलग, उसका कोई अर्थ अलग ना निकले। पहाड़ी का कोई अर्थ नहीं निकला, पहाड़ बोलना ही बोलना है। पेट का कोई दूसरा शब्द नहीं है, उसको पेट बोलना ही बोलना है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हो गया खिचड़ी। अब खिचड़ी को छोड़ के कोई और कुछ बोल सकता है? कोई दूसरा शब्द है आपके विचार में? मतलब आप पढ़ रहे हैं तो कहीं दूसरा शब्द सोचे हैं? खिचड़ी का दूसरा शब्द कोई बोले? नहीं बोल सकता है, ठीक है। वो देश का भाषा है और हिंदी में भी शामिल है, उसी को देशज कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत है। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, लोटा। इसका भी कोई नहीं है। लोटा को भी हम देश में भी देसी भाषा में लोटा ही बोल सकते हैं, और हिंदी में भी लोटा ही शामिल है। उसके बाद हो जाएगा डिबिया। इसका कोई दूसरा नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं, तो वही डिबिया, ऐसे शब्द होते हैं। तो इत्यादि में उसको लिख देंगे। अब लिखेंगे विदेशी, विदेशज। विदेशज, विदेशज में मतलब हो जाएगा वैसे शब्द जो भिन्न विदेशी, वैसे शब्द विदेशी विदेशज लिख के तीर के चिन्ह दे देंगे, इसे विदेशज, विदेशज लिख के तीर के चिन्ह दे देंगे। उसमें लिखेंगे वैसे शब्द, इसको डिफिनीशन में बोल रहे हैं, वैसे शब्द जो विभिन्न देशी भाषाओं में प्रचलित है, परंतु उन्हें हूबहू हिंदी में अपना लिया गया है, व्यर्थ होता हो या प्रयोग होता हो। इसमें शब्द से स्पष्ट है कि मतलब जैसे कि अपने भाषा में शामिल है और विदेश में भी वही भाषा बोला जाता है उसको, ठीक है। तो उसका अर्थ यही मतलब कह रहा है। तो इसमें भी देना है वैसे शब्द जो भिन्न देशी भाषाओं में, वैसे शब्द जो भिन्न विदेशी भाषाओं में प्रचलित हो, परंतु हूबहू हिंदी में अपना लिया गया हो, प्रयोग होता हो, उसे विदेशज कहते हैं, ठीक है। अब विदेशज का एग्जाम्पल मैंने जैसे में डाल देंगे, क्या डालेंगे? खाक। विदेश में भी बोलते हैं, अपने देश में भी बोलते हैं, खाक दोनों में शामिल है। उसके बाद हो जाएगा कागज, ठीक। खाक जो शब्द हो गया वो फारसियन शब्द हो गया, ठीक है, और कागज जो हो गया वो अरबी शब्द हो गया। स्कूल अंग्रेजी शब्द हो गया, अपने यहाँ भी स्कूल बोलते हैं, अपने यहाँ तो शुद्ध हिंदी अगर बोलेंगे तो उसका नाम विद्यालय हो गया, ठीक, मगर उसका स्कूल और अंग्रेजी में भी स्कूल। कमीज ये पुर्तगाली भाषा है। कारतूस ये फ्रांसीसी भाषा है, ठीक है। ये विदेश में भी बोलते हैं और अपने देश में भी बोला जाता है। ये विदेशज भाषा हो गया। और रचना के दृष्टि से रूढ़ शब्द, वैसे शब्द, हाँ रूढ़ शब्द को भी लिख लीजिएगा, इसको मटेरियल में शामिल है, इसको हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिएगा। रचना के दृष्टि से रूढ़ शब्द वैसे शब्द जिनका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे हरा घास, हरा घास, मोती, झील इत्यादि। और दूसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द लिखते तीर के चिन्ह दे देंगे। जिन शब्दों के खंड करने पर सार्थक ध्वनि अर्थ निकले उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में उसमें यौगिक शब्द क्या निकल रहा है? इसमें दे देगा आपको विद्या जोड़ आलय, तो विद्यालय हो गया, तो वही आता है, उसी को बोलते हैं यौगिक शब्द। तो इसमें इसका अर्थ भी निकल जा रहा है, अलग अलग खंड भी कर दे रहे हैं। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय हो गया, ठीक। अब लिखते हैं यौगिक शब्द हो गया। यौगिक शब्द एक मतलब और बोल देना है, उसको भी लिख लीजिए। जिस शब्द से खंड करने पर सार्थक ध्वनि का अर्थ निकले उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय। अब रह गया योग ऋण शब्द, ये तीसरा हो गया। रचना की दृष्टि से तीन शब्द ये अलग हो गए, वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो चार अलग हो गए और ये तीन अलग हो गए। ये रचना की दृष्टि से है। और वो जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो उद्गम उत्पत्ति की दृष्टि से था, ठीक है। दोनों में अर्थ अलग अलग निकलते हैं। योग ऋण वैसे शब्द जो यौगिक होने के साथ साथ अर्थ के दृष्टि से
अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त किसी विशेष अर्थ में बोध करता हो उसे योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, ठीक है। ये जो है ऊपर में जो अनुस्वार का मेन, जिसमें जो है पंकज, इसमें अनुस्वार का शब्द जो है यही मेन है पंकज। इसका कोई जो है कि मतलब खंड नहीं कर सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब रह गया क्रिया। क्रिया पढ़ाना है हमको, तो क्रिया का होता है जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, वर्ब कहते हैं उसको, मतलब हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिए आप। क्रिया, क्रिया बोले थे ना, दो टॉपिक पे बात करेंगे। पहला शब्द, तो शब्द तो पढ़ा दिए। शब्द में देशज विदेशज तत्सम तद्भव शब्द हो गया, और इसमें तीन और भी थे, ठीक है। तीन में और क्या थे? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द, ठीक। तीन वो अलग थे, ये शब्द तीन अलग, ये चार अलग थे। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, योग ऋण, योग ऋण शब्द, यौगिक शब्द और ऋण शब्द, ये तीन अलग थे, ठीक है। उसमें था आपको उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से, उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से जो था उसमें था तत्सम तद्भव। इसमें जो हो गया रचना के दृष्टि से, इसमें ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द, ये तीन हो गया। अब हमको क्या पढ़ना है? क्रिया। क्रिया मतलब ग्रामर में पढ़ेंगे ना, तो वर्ब कहते हैं, वर्ब, VRVE, वर्ब, VARB, वर्ब, ठीक है। उसको ग्रामर में कहते हैं VERB, वर्ब, ठीक है। अब वर्ब में हो गया, वर्ब बोलिए या क्रिया कहिए, बात बराबर है। जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे वर्ब क्रिया कहते हैं। इसको अंदाजे भी याद कर लेंगे, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। हमको बार मतलब वर्ब के ज़्यादा डेफिनेशन याद किए हैं, इसीलिए वर्ब का ख्याल आ रहा है। खैर, अब इसमें राम खाता है, इसमें क्रिया का जो शब्द है, क्रिया में डिफिनेशन लिख लीजिएगा। क्रिया लिख के तीर के चिन्ह, जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। अब क्रिया में जैसे एग्जाम्पल में क्या दे देंगे, जैसे राम खाता है, इसमें क्रिया कौन कर रहा है? खाना, यही क्रिया कर रहा है। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। पढ़ाए हैं, समझ लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम पढ़ा चुके हैं, तो ये संज्ञा में आ जाएगा, ये सर्वनाम में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा? क्रिया में। कौन कर रहा है काम? खाता है, ठीक है। क्रिया, खेलना, खाना, पीना, चलना, ठीक है। सरिता खेलती है, इसमें जैसे हम डालेंगे सरिता खेलती है, तो ये हो गया आपका संज्ञा, ये हो गया सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है। इधर स्पेस नहीं है, मतलब आप लिख लीजिएगा, उधर छोड़ दिया है। और इसमें जो हो जाएगा संज्ञा ये हो गया, सर्वनाम ये हो गया, ये क्रिया हो गया। खा जो हो गया, खाता, वो क्रिया हो गया, ठीक है। इसमें जो है खेलती, ये क्रिया हो गया। खेल जो हो गया क्रिया कर रहा है, तो ये वर्ब में आ जाएगा, इसको क्रिया कहते हैं। खेलती, ये संज्ञा हो गया, इसका नाम का बोध हो रहा है, इधर खत्म हो रहा है, ये सर्वनाम का हो रहा है, और ये जो है क्रिया का काम कर रहा है। तो हम दो टॉपिक पे बात बोले थे, दोनों कंप्लीट हो गया। दो टॉपिक था, पहला क्रिया विधि और दूसरा शब्द। ये तो पहले शब्द पढ़ा दिए, फिर क्रिया पढ़ा दिए। क्रिया में क्या पढ़ा दिए? जिस शब्द से किसी काम करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और शब्द में देशज विदेशज तत्सम तद्भव चार थे। उसके बाद चार में भी ऋण शब्द थे, यौगिक शब्द थे, योग ऋण शब्द थे। ये रचना की दृष्टि से हो गए, और उधर उद्गम उत्पत्ति के दृष्टि से हो गए। निर्थक शब्द, सार्थक शब्द, ये पढ़ा दिए। ये मतलब अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो इसमें से टिक मारने वाले ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में भी आएगा, और इसका डिफिनीशन परिभाषा भी दर्शा सकते हैं और टिक भी मार सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपका फायदा हो जाएगा। अब आप पढ़ेंगे सही तरीका से तो किसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ। अगर व्याकरण और भी आगे पढ़ना हो आपको
तो कमेंट जरूर करें, और जितना भी 10th के बच्चे हैं 2023 में उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।